मैं दीप स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल दीप अकाउंटिंग पर। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं GSTR 1 जो कि सेल्स से रिलेटेड होता है, उसे कैसे फाइल करें, उसका रिटर्न फाइल करना आज हम सीखेंगे। तो ये मेरा एक क्लाइंट का पोर्टल है, इसमें हम चलिए GSTR 1 फाइल करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे शुरू में डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में यहाँ पे हमको फाइल रिटर्न्स दिख रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे शुरू में पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर मेरा 21-22 है, हम ये सेलेक्ट करेंगे। क्वार्टर मान लीजिए हमें मेरा जुलाई से सितंबर है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा पीरियड जुलाई या अगस्त। जुलाई का तो हम रिटर्न फाइल कर चुके हैं, मान लीजिए अभी हमको अगस्त का देखना है तो अगस्त सेलेक्ट करके हम सर्च करेंगे। अब देखिए यहाँ पे GSTR 1 है, GSTR 2A है, GSTR 2B है। हमको GSTR 1 फाइल करने सीखना है तो हम GSTR 1 में क्लिक करेंगे। GST का ये सबसे बड़ा रिटर्न होता है क्योंकि इसमें जो है 19 टेबल दिया हुआ है। ये एनुअल रिटर्न से भी बड़ा रिटर्न है। तो इसको हम इसमें मतलब अभी हम सिर्फ उन्हीं टेबलों को सीखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम धनबाद से बिलोंग करते हैं तो धनबाद हो या झारखंड हो, इसमें हमको कौन कौन सा टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ अभी उसी के बारे में डील करेंगे। कुछ कुछ ऐसा भी टेबल्स है जो हम लोग को अभी उतना काम का नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी हम ब्रीफ थोड़ा सा बता देंगे। जैसे यहाँ पे सबसे शुरू में जो टैब है ये है B2B इन्वॉइसेस। तो इसमें हमको कौन सा इन्फॉर्मेशन फीड करना है, इसमें हमको वैसा सेल दिखाना है जिसका मतलब जिसको भी हम इन्वॉइस रेज किए हैं वो पार्टी जो है वो GST में रजिस्टर्ड है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। वैसा पार्टी को हम इन्वॉइस रेज किए हैं जिसका जो GST में मतलब रजिस्ट्रेशन ले चुका है, उसका हम डिटेल्स यहाँ पे सेपरेट इन्वॉइस वाइज डालेंगे। अगर मान लीजिए अगर वो ऐसा अगर पूरा महीना में अगर अगस्त का महीना अगर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अगस्त में मान लीजिए अगर 20 इन्वॉइसेस है ऐसा, तो उसको हमको 20 इन्वॉइसेस का डिटेल 1 बाय 1 करके यहाँ फीड करना होगा। चलिए इसका अंदर जाके हम एक बार बता देते हैं। यहाँ पे हम एड डिटेल्स करेंगे। अब यहाँ पे डीम्ड एक्सपोर्ट वगैरह में हमको अभी किसी में टिक नहीं करना है। डीम्ड एक्सपोर्ट में टिक नहीं करना है क्योंकि ये एक्सपोर्ट का केस है, इसके बारे में हम बताएंगे बाद में। नॉर्मल जो है उसमें हमको नॉर्मल वाला जो केस है उसमें डीम्ड एक्सपोर्ट्स में हमको टिक नहीं करना है। इसमें जो है सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज क्या होता है उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे। इसमें भी टिक नहीं करना है। इसमें कौन सा इन्वॉइसेस में इसमें टिक होगा हम ये बता दे रहे हैं इसे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का केस होता है बहुत सारा, या फिर अगर हम सिक्योरिटी गार्ड का सर्विसेज जो देते हैं उस केस में हम यहाँ रिवर्स चार्ज में टिक करते हैं। उस केस में है हमको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, सामने वाला जो रिसिपिएंट होता है उससे टैक्स पे करना पड़ता है। तो उस केस में हम यहाँ पे टिक करेंगे। अभी हमको यहाँ पे टिक नहीं करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे है, यहाँ भी टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे है रिसीवर GSTN, यानी कि हम जिसको भी माल बेचे उसका GST नंबर यहाँ पे देना है। अब जैसे ही उसका हम GST नंबर देंगे यहाँ पे रिसीवर नेम जो यहाँ की फ्रीज है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद इन्वॉइस नंबर, उसका इन्वॉइस नंबर देंगे जो भी हम इशू किए हैं। इन्वॉइस डेट देंगे यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल या प्लेस ऑफ सप्लाई जो भी बोलो। तो मान लीजिए वो जो जिसको हम माल बेचें वो हो सकता है, अगर हम झारखंड से, हो सकता है वो पार्टी झारखंड का ही हो या अदर स्टेट का भी हो। अगर विद इन झारखंड ही है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। लेकिन अगर मान लीजिए झारखंड को छोड़कर कोई और स्टेट हो तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट। तो अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट हो तो उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछता है टोटल इन्वॉइस वैल्यू आप यहाँ पे दे दीजिए जो भी उसका इन्वॉइस वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे एक और टैब खुलेगा। जब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जब हम डालेंगे तो यहाँ पे एक और टैब खुलेगा जिसमें हमको पूछेगा कौन सा रेट का है, 0%, 5%, 12, 18, 28, इस तरह का रेट खुलेगा। तो जो भी रेट का हो, मान लीजिए अगर हम जो भी माल बेचें वो अगर 18% में है तो उसका टैक्सेबल वैल्यू डाल देना है, और उसका जो CGST है या SGST है या IGST जो भी उसमें टैक्स लगा है वो उसमें हमको इन्फॉर्मेशन डाल देना है। उसके बाद उसको हमको सेव कर लेना, तो वो एक इन्वॉइस सेव हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 1 बाय 1 इसमें हम इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। लेकिन वैसा ही इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे डालना है जो कि GST में रजिस्टर्ड हो। अनरजिस्टर्ड का डिटेल्स इसमें नहीं आएगा। अब हम यहाँ से बैक आते हैं। टेबल नंबर 2, इसमें क्या है, B2C लार्ज इन्वॉइसेस। इसका मतलब क्या है,
ये इसमें हमको वैसा इन्फॉर्मेशन डालना है जो कि मतलब सबसे पहला तो अनरजिस्टर्ड सेल हम कर रहे हैं, मतलब मतलब जो भी पार्टी है हमारा वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये इंटर स्टेट है, B2C लार्ज वाला जो है ये इंटर स्टेट है, मतलब झारखंड के, अगर हम झारखंड के हैं तो झारखंड से बाहर हम कोई पार्टी को माल बेचे हैं लेकिन वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो उस केस में हमको, और तीसरा बात, अगर उसका इनवॉइस वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से ऊपर हो तभी हम उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ डालेंगे, अदरवाइज यहाँ हम नहीं डालेंगे। पहला केस क्या था कि वो अनरजिस्टर्ड हो, दूसरा केस वो इंटर स्टेट हो, मतलब अगर झारखंड से है तो झारखंड के बाहर, तीसरा इनवॉइस वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से ऊपर हो। अगर ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तभी हम इसमें डालेंगे। इसको हम चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, एड डिटेल्स में जाएंगे हम। अब देखिए यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स कि हमको जो यहाँ पे जो है उस स्टेट का हमको जानकारी देना है जहाँ पे हम माल भेज रहे हैं। यहाँ देखिए सप्लाई टाइप में जो है इंटर स्टेट लिखा हुआ है और ये जो है ये फ्रीज किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम जो भी मेरा सप्लाई होगा वो इंट्रा स्टेट नहीं होगा, मतलब झारखंड से अगर हम हैं तो झारखंड का बाहर ही अगर कोई पार्टी को सेल कर रहे हैं तो ही ये हमको देगा, यहाँ पे अलाउ करेगा। उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो हमको डालना होता है। और यहाँ पे जो अभी हम इसके पहले वाला जो हम टैब में बताएं कि रेट वाला कॉलम खुलेगा इसी तरह खुलेगा। अब मान लीजिए अगर 18% वाला है तो हमको यहाँ पे उसका टैक्सेबल वैल्यू डाल देना है। यहाँ पे देखिए टैक्सेबल वैल्यू, और उसका जो भी रेट रहेगा IGST, CGST, SGST, उसमें 4 तरह का रेट होता है, 4 तरह का उसमें टैक्स का कोई भी हो सकता है, IGST हो, CGST हो, तो उसमें हम डाल देंगे इन्फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ IGST मांग रहा है। IGST इसलिए मांग रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटर स्टेट सेल है, और इंटर स्टेट सेल जब भी होगा हम वहाँ पे IGST टैक्स लगाएंगे, CGST, SGST नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे सब CGST, SGST का कोई कॉलम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बैक चलते हैं। तीसरा जो कॉलम है इसमें बोल रहा क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड। अब क्रेडिट डेबिट नोट हम कब इशू करते हैं, ये हम जब हम GST का एक्ट पढ़ाएंगे, उसमें एक्ट है 34 है सेक्शन CGST का, उसमें हम बताएंगे क्रेडिट डेबिट नोट जो है वो हम किस केस में इशू करते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट डेबिट नोट हो, जैसे सेल्स रिटर्न अगर होता है, एगो नॉर्मल हम एग्जांपल बता रहे हैं, अगर सेल्स रिटर्न होता है तो उस केस में हम वो, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है रजिस्टर्ड, अगर मान लीजिए हम वैसा पार्टी को कोई माल बेचें जो कि GST में रजिस्टर्ड था और वो सपोज कोई माल रिटर्न कर रहा है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका माल रिटर्न जो कर रहा है वो, तो उस केस में हम उसका एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे और उसका डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे। तो इसमें क्या है इन्फॉर्मेशन, एड डिटेल्स में हम जाएंगे, GST नंबर उसका डालेंगे उस पार्टी का, रिसीवर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट नोट नंबर जो भी हमारा होगा, इनवॉइस नंबर नहीं, डेबिट क्रेडिट नोट नंबर, उसका नंबर अलग चलता है, उसका हम नंबर डालेंगे। डेबिट क्रेडिट नोट डेट, जो भी उसका जिस डेट को वो माल हमको वापस आया, मेरे पास जिस डेट को आया वो डेट हम यहाँ पे लिख देंगे। नोट टाइप डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है वो हमको सेलेक्ट करना है। क्रेडिट नोट होता है जनरली, मान लीजिए सेल्स रिटर्न ही आप इसको समझिए, लेकिन अकाउंटिंग का भाषा अलग होता है, GST का भाषा अलग है। ऐसा नहीं कि परचेज रिटर्न किया तो डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न किया तो क्रेडिट नोट। यहाँ पे जो है क्रेडिट मतलब समझिए अगर इनपुट हमको घटाना है, इनपुट अगर हमको घटाना है किसी पार्टी का तो क्रेडिट नोट, और इनपुट अगर हम किसी पार्टी का बढ़ाना है तो डेबिट नोट। ठीक है, इस शॉर्ट में भी हम बता रहे हैं, इसका हम एक्सप्लेनेशन हम जब GST एक्ट पढ़ाएंगे उसमें हम बहुत बढ़िया से डिटेल में इसको बताएंगे। अब यहाँ पे नोट वैल्यू, जो भी उसका नोट मतलब जो क्रेडिट नोट हो या डेबिट नोट हो उसका जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई डालेंगे, तो वहाँ पे फिर हमको रेट पूछ देगा कौन सा रेट में डालना है, तो वो हमको डाल के उसका सेव कर लेना है। बैक आते हैं अब हम। चौथा है क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। ये तो था रजिस्टर्ड के लिए, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड अगर कोई पार्टी है तो उसका डिटेल हम यहाँ डालेंगे। देखिए एड डिटेल्स, यहाँ पे B2CL, यानी कि जो अभी हम जो B2C लार्ज वाला जो हम बताए हैं 2.5 लाख से ऊपर वाला, अगर उसमें अगर कुछ बिल में अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसका डिटेल जो है हमको यहाँ पे डालना है। B2CL यहाँ पे है, डेबिट क्रेडिट नोट नंबर जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसका क्रेडिट डेबिट नोट नंबर जो होगा, नोट डेट होगा, नोट वैल्यू होगा, नोट टाइप वही वापस से क्रेडिट डेबिट नोट,
पॉइंट ऑफ सिलेक्शन, सॉरी पॉइंट ऑफ सेल या प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ डालना है। उसके बाद उसका रेट जो है भी है, और रेट डाल करके यहाँ पे सेव कर देना है। बैक जाते हैं। अब यहाँ पे चौथा ये वाला जो टेबल है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, ये सिंपल सा हम समझा दे रहे हैं। अगर हम इंडिया में हैं और इंडिया से बाहर अगर कोई गुड्स या सर्विसेज अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमको इसका डिटेल यहाँ डालना है। फिलहाल अभी हमको इसको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे है अमेंडेड B2B इनवॉइसेस, इसका कब ज़रूरत पड़ता है? B2B मतलब वही वापस से बिजनेस टू बिजनेस, मीन्स अगर हम GST नंबर जिसका है उसी इन्वॉइस में अगर हम किसी का कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है ये बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी को इन्वॉइस नंबर 122 इशू किए थे, उसमें हम मान लीजिए कि उसका जो भी टैक्सेबल था वो मान लीजिए 50,000 था, उस पर जो भी रेट था वो था। तो उसमें मान लीजिए अगर हमको कुछ चेंजेस करना है, मान लीजिए 50,000 को हम उसको मान लीजिए 40,000 करना है, और उसका जो 40,000 करेंगे तो ऑटोमेटिक रेट भी कम होगा। तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि इन्वॉइस में ही डायरेक्ट वो चेंजेस हो जाए, तो हम इसमें हम वो इन्वॉइस का डिटेल डालेंगे तो वो चेंजेस हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, जो चला गया सो चला गया, हम बिल में कोई छेड़खानी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उसको क्रेडिट नोट से हम कम करना चाहते हैं, तो उसको हम क्रेडिट नोट दे देंगे, तो भी मेरा वो जो 10,000 जो है वो उससे कम हो जाएगा। और अमेंडेड B2B इन्वॉइसेस में क्या है कि वो इन्वॉइस को ही वो चेंज कर देगा। और क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो होता है वो होता है कि इन्वॉइस जो चला गया सो चला गया, और क्रेडिट नोट दे करके हम वापस से उसको क्या किए, बैलेंस कर लिए। इसमें इन्वॉइस में ही चेंज करेगा और इसमें क्या होगा, इन्वॉइस में चेंज नहीं करेगा, उसको अलग से एक हम क्रेडिट नोट दे करके चेंज कर रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। अब इसमें हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ जैसे फाइनेंशियल ईयर, जो भी उस क्रेडिट नोट जो है वो जिस भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करेगा उसको हम ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इन्वॉइस नंबर, सपोज हम यहाँ पे एक इन्वॉइस नंबर ले रहे हैं, हम यहाँ पे अमेंड इन्वॉइस करेंगे। जिस भी इन्वॉइस नंबर को आपको चेंज करना है यहाँ पे टाइप कीजिए अमेंड इन्वॉइस। अब देखिए जो भी रिटर्न में मेरा गया है उस इन्वॉइस नंबर का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो हमको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया CCS 122 जैसे है, ये जो भी पार्टी है इस पार्टी को डिटेल्स, ये जो पार्टी है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन गया है वो सारा आपको दिख जाएगा। आप मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे जैसे 14,150 है, इसको हमको 14,150 ना होकर के इसका हमको 13,000 करना है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर दीजिए। उस पर जो भी उस पर टैक्स लगा है वो आप चेंज करके उसके बाद वापस से सेव कर लीजिए, तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये है B2B अमेंड। अब B2C ये वाला है B2C लार्ज इन्वॉइसेस। अगर मान लीजिए हमको इसमें कुछ चेंजेस करना है, B2C लार्ज इन्वॉइसेस में जो 2.5 लाख से ऊपर वाला के लिए अगर हमको कुछ चेंजेस करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हमको मतलब इसमें हमको उसका डिटेल्स देना। जैसे मान लीजिए हम अदर स्टेट में अगर कुछ सेल किए थे 2.5 लाख से ऊपर वाला, तो उसको हम इस टैब में दिखाते थे B2C लार्ज इन्वॉइसेस में। लेकिन मान लीजिए उसमें हमको मान लीजिए 3 लाख का कुछ इन्वॉइस वैल्यू था, उसको हमको 3 लाख ना करके 2,90,000 करना था, तो उस तरह का कुछ चेंजेस करना हो तो वो इस वाले टैब में जाएगा। अमेंडेड एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस, ये इससे रिलेटेड है। एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस में जो अगर कुछ चेंजेस है तो वो अमेंडेड एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस में जाएगा। अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, अब इसमें क्या चेंजेस है, मान लीजिए कि ये जो यहाँ जो हम 9B वाला जो टेबल है इसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन डालें और उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, यानी कि क्रेडिट नोट हम पहले तो इशू किए, क्रेडिट नोट कब इशू करेंगे, जब B2B इन्वॉइसेस में कुछ गड़बड़ हो तब हम क्रेडिट नोट इशू किए, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किए। अब मान लीजिए क्रेडिट डेबिट नोट जो इशू किए उसमें भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो हम 9C वाला जो टेबल है इसमें हम चेंजेस करेंगे अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड में। तो इसमें हम जा करके उसमें चेंजेस करेंगे। इसका हम अंदर नहीं जा रहे हैं, वो सब नॉर्मल सा ही है, आप आराम से आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद है अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, ये तो था रजिस्टर्ड के लिए। अब अनरजिस्टर्ड में अगर कुछ चेंजेस करना है, जैसे क्रेडिट डेबिट नोट, कोई ऐसा भी तो कस्टमर हो सकता है ना जो जिसको हम माल बेचे, वो नॉर्मल कंज्यूमर था, मेरा नॉर्मल कस्टमर, तो उसके पास तो GST नंबर नहीं है। लेकिन मान लीजिए उसको हम मान लीजिए 50,000 का माल बेचें, तो वो तो बोल सकता है ना कि 10,000 का माल वापस ले लो, ख़राब निकल गया। तो वैसा अगर कोई अगर हमको डिटेल्स है तो उसको हमको यहाँ पे डालना है अनरजिस्टर्ड वाले में। अब है B2C अदर्स। B2C अदर्स में कौन सा डिटेल जाएगा, तो वैसा इन्वॉइस
जिसका मतलब अगर इंटर स्टेट का बात करें, मतलब इंटर स्टेट हम सेल किए लेकिन उसका वैल्यू जो है इनवॉइस वैल्यू हो 2.5 लाख से कम हो। 2.5 लाख से अगर ऊपर होता था इंटर स्टेट में तो हम यहाँ पे डालते थे, ये यहाँ पे 5A 5B, ये जो है B2C लार्ज इन्वॉइसेस में। लेकिन अगर 2.5 लाख से अगर कम है और वो इंटर स्टेट है, मतलब झारखंड से है, झारखंड के बाहर, तो उस केस में B2C अदर्स में जाएगा, सबसे पहला बात। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि विद इन झारखंड सेल हो रहा है लेकिन उसका इनवॉइस वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है, 2.5 लाख से ऊपर रहे 2.5 लाख से कम रहे, लेकिन विद इन झारखंड है तो वो B2C अदर्स में जाएगा। मतलब अगर 5 लाख का भी अगर इनवॉइस वैल्यू अगर है कोई कस्टमर का, जिसको हम 5 लाख का माल बेचे हैं लेकिन वो झारखंड से ही है, तो उसका डिटेल्स हम यहाँ पे डालेंगे। लेकिन अगर झारखंड के बाहर रहता, 2.5 लाख से भी ऊपर होता, तो हम इस वाले टैब में डालते हैं, B2C लार्ज इन्वॉइसेस। ठीक है, तो इसका हम एक बता देते हैं, इसका हम कहाँ गया, B2C अदर्स, इसको हम कैसे डालेंगे। इसमें हम क्लिक करें, एड डिटेल्स। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई। मान लीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई जो भी हमारा वो सेलेक्ट करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू उसका देंगे, जो भी टैक्सेबल वैल्यू, सपोज यहाँ पे हम बिहार दे दिए, टैक्सेबल वैल्यू मान लीजिए हम दे दिए 1 लाख। इंटर स्टेट हो गया क्योंकि हम झारखंड से हैं, यहाँ पे बिहार सेलेक्ट किए तो वो इंटर स्टेट ऑटोमेटिक पकड़ लिया। अगर हम यहाँ पे बिहार की जगह अगर हम झारखंड पकड़ लेते हैं तो देखिए यहाँ पे इंट्रा स्टेट हो गया विद इन झारखंड। उसके बाद रेट हमसे पूछ रहा है, रेट हम मान लीजिए 28% दे दिए, तो यहाँ पे जो है उसका हमको सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। 1 लाख का 28%, 28,000, 14,000 दोनों में ले लिया। अगर ये इंटर स्टेट होता, बिहार होता, तब देखिए यहाँ पे IGST टैक्स ले लिया क्योंकि ये इंटर स्टेट हो गया, और इंटर स्टेट में CGST SGST टैक्स नहीं लगेगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक IGST टैक्स पकड़ लिया 28,000। उसके बाद यहाँ से सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे बैक आ गए हैं। अब यहाँ पे है नील रेटेड सप्लाईज। नील रेटेड सप्लाईज वैसा सप्लाई, यहाँ पे पहले हम अंदर चलते हैं उसके बाद समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे है इंट्रा स्टेट सप्लाइड टू रजिस्टर्ड पर्सन, नील रेटेड सप्लाईज एग्जेम्प्टेड अदर देन नील रेटेड नॉन GST सप्लाई, नॉन GST सप्लाई। नॉन GST सप्लाई वैसा सप्लाई, सबसे पहला बात ये चारों के लिए बता रहे हैं। नॉन GST सप्लाई वैसा सप्लाई जिसपे GST लगा ही ना हो, मतलब GST इम्प्लीमेंटेशन कभी हुआ ही ना हो, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, या फिर अल्कोहल हो गया, शराब, ये सब में नॉन GST सप्लाई है, यहाँ पे जाएगा उसका डिटेल्स। अब कौन सा कॉलम में कौन सा डालना है वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन झारखंड, अगर हम झारखंड से हैं तो विद इन झारखंड, यानी सेम स्टेट में हम सप्लाई कर रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं, तो उस केस में हमको इस वाले कॉलम में भरना है। अगर वो नॉन GST है तो नॉन GST, एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड है तो नील रेटेड। नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड क्या है वो हम इसके पिछले वीडियो में बताए थे, और हम एक सेपरेट वीडियो भी ला करके हम तीनों में बताएंगे। नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन GST, जीरो रेटेड क्या होता है, इसका सारा डिटेल बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस सब डिटेल हम अपना चैनल में बहुत जल्द बताने वाले हैं। अब यहाँ पे है इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन मतलब सेम स्टेट, अनरजिस्टर्ड पर्सन मानी कि नॉर्मल कंज्यूमर है या फिर वैसा दुकानदार जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, उसका डिटेल्स हम यहाँ डालेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब सेम स्टेट को छोड़ करके, अगर हम झारखंड से हैं तो झारखंड के बाहर अगर हम सेल करते हैं लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पे आएगा। इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंटर स्टेट सप्लाई तो है लेकिन वैसा है जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मीन्स कि GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका डिटेल्स यहाँ आएगा। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे, बैक आ गए। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी एडवांसेस रिसीव्ड। अब देखिए GST में जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि या तो आप इनवॉइस रेज कर रहे हैं उस टाइम हमको टैक्स दे दो, या फिर अगर आप इनवॉइस रेज नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आपके पास अगर मतलब गुड्स के अगेंस्ट या सर्विसेज के अगेंस्ट अगर पैसा आ गया तो आप हमको टैक्स भर दो। ये पहले था ये रूल, लेकिन अब गुड्स के अगेंस्ट में अगर आपका पैसा आता है तो आप सेम टाइम में आप टैक्स नहीं भी भर सकते हैं, वो ऑप्शनल कर दिया है। लेकिन अगर आप सर्विसेज के अगेंस्ट में अगर आप पैसा ले रहे हैं, जैसे फ्लैट वगैरह जो सेल होता है वो सर्विस होता है, तो अगर फ्लैट के अगेंस्ट अगर आप पैसा ले रहे हैं
तो उस केस में आपको एडवांस मनी जो भी आप लिए हैं उस पर आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा उसी मंथ। लेकिन वो एक्चुअली तो अभी सेल तो आप किए नहीं है, लेकिन एडवांस आप लेते जा रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी फ्लैट का वैल्यू, अगर 3 BHK फ्लैट का वैल्यू अगर 30 लाख रुपया है, तो कस्टमर हो सकता है आपको एक बार में पेमेंट ना दे, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख। तो वो जैसे 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 आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वैसे वैसे आपको सरकार को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस केस में हम एडवांसेस रिसीव्ड में डालेंगे, ना कि सेल में। ये जो B2C वाला सेल है या फिर यहाँ पे B2B रजिस्टर्ड वाला सेल है, इसमें हम कहीं नहीं दिखाएंगे। वो अभी हम सिर्फ एडवांस ले रहे हैं, क्योंकि अभी फ्लैट तो हम उसको दिए नहीं है, फ्लैट का रजिस्ट्री तो हुआ नहीं है। तो उस केस में हम एडवांसेस रिसीव्ड में हम उसको दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। मान लीजिए किसी पार्टी से हमको 10 लाख आना था, 10 लाख रुपया आ गया, ठीक है। अब उसमें हमको 10 लाख में हमको मान लीजिए, फ्लैट का ही बात नहीं करें, हम किसी भी चीज़ का हो, 10 लाख का हमको मान लीजिए उसको माल का हमको वो पैसा दिया, जिसमें से हम चाहते हैं कि 5 लाख का सेल दिखा दें। तो 5 लाख का जब हम सेल दिखाएंगे तो वो डिटेल्स यहाँ पे आएगा 5 लाख का, और बाकी 5 लाख का जो डिटेल्स है वो या तो B2C अदर्स में आएगा या फिर वो B2B इन्वॉइसेस में। B2B अगर वो पार्टी जो हमसे माल खरीद रहा है वो अगर रजिस्टर्ड पार्टी है तो B2B में डालेंगे, और अगर रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, अनरजिस्टर्ड वगैरह है, तो B2C में डालेंगे। लेकिन वो उस टाइम यहाँ भी आएगा और सेल में भी दिखेगा। तो उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। अब यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है GSTR 1 का, HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ये पहले उतना भी मैंडेटरी नहीं था, सरकार इसमें कुछ रिलीफ दिया था, लेकिन अब इसमें सरकार नोटिफिकेशन के जरिए ये साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप B2B इन्वॉइसेस अगर मतलब B2B इन्वॉइस अगर आप इशू कर रहे हैं तो उसका आपको HSN वाइज समरी देना ही पड़ेगा। टर्नओवर का यहाँ कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 10 रुपया का भी अगर आप इन्वॉइस इशू किए हैं तो आपको यहाँ पे B2B HSN वाइज समरी में आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ रहा कि 5 करोड़ से अगर नीचे है किसी का टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो हमको 4 डिजिट का HSN कोड डालना है। अगर मान लीजिए अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट 8 डिजिट इस तरह का चलेगा। लेकिन हमको 4 डिजिट आप मान के चलिए कि आपको 4 डिजिट आपको मैंडेटरी है, आपको डालना ही पड़ेगा HSN वाइज समरी में। इस टेबल को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। B2C अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं, मतलब अनरजिस्टर्ड को अगर आप कुछ सेल कर रहे हो तो उसका डिटेल नहीं भी डाल लें तो चलेगा, लेकिन B2B का केस में आपको डिटेल डालना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इन फ्यूचर हो सकता है ये कि अगला पार्टी जिसको आप इनपुट दिए हो वो गवर्नमेंट बैन कर दे, उसका इनपुट पे गवर्नमेंट रोक लगा दे, तो आपको हो सकता है अगला पार्टी को परेशानी हो सकता है इनपुट लेने में। तो इसीलिए आप HSN वाइज जो सेल है वो आप ज़रूर डालें। अगर किसी मंथ अगर मान लीजिए गलती से छूट गया HSN वाइज समरी डालना, अगर आप मान लीजिए 0 डाल दिए, नहीं डाल पाए भूल से, या सबमिट हो गया हो गलती से, कुछ भी हो रीज़न, तो उस केस में आप नेक्स्ट मंथ में B2B जो भी आप सेल डाले हैं उसका आप ऐड करके उसके नेक्स्ट मंथ में आप दिखा दें। अब यहाँ पे HSN में देखिए रेड मार्क आ रहा है, HSN हम यहाँ पे डालेंगे उसका जो भी है। मान लीजिए यहाँ पे हम 3208 डाल देते हैं, तो देखिए यहाँ पे उसका डिटेल्स आ गया कि 3208 में कौन कौन सा मतलब आइटम्स है। तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट किए, देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद यहाँ पे UQC है, यानी यूनिट क्वांटिटी कोड। अब यहाँ पे है बैग्स, बकल्स, बहुत सारा है। इसमें आपको जो भी आइटम है, मान लीजिए पेंट है अगर सपोज, तो पेंट आप किस में आएगा, हो सकता है वो बॉक्स में आए या जिसमें भी आएगा, बोटल्स वगैरह में आए, कैन में आए, जैसे भी आए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टोटल क्वांटिटी दीजिए उसका कि 100 पीस बेचे या 50 पीस बेचे, जो भी बेचे हैं। टोटल टैक्सेबल वैल्यू उसका दीजिए, रेट उसका सेलेक्ट कीजिए, 5% था, 12% था। ये जो रेट वाला जो कॉलम था ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था। अप्रैल मंथ मतलब अप्रैल 2021 तक ये नहीं था, मई 2021 से ये नया टैब आ गया है रेट वाला, तो इसका डिटेल्स भी आप डालना जरूरी है। उसके बाद IGST है तो IGST, CGST, SGST जो भी है तीनों भी हो सकता है इसमें। HSN वाइज समरी में तीनों भी हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसा कस्टमर हो जो हमसे पेंट खरीदा लेकिन वो झारखंड का भी था और बिहार का भी था, तो उसके इसमें IGST भी जाएगा, CGST भी जाएगा, SGST भी जाएगा। सेस हम बताए थे पिछला वीडियो में, सेस यानी कि GST कंपनसेशन सेस जो है वो जनरली बड़ा बड़ा व्हीकल्स में होता है, सिगरेट्स में होता है, कोयला में होता है, उस टाइप का अगर गुड्स है तो वहाँ पे सेस का भी
डिटेल्स जाएगा। अब यहाँ पे हम बैक बटन दबा लेते हैं। आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू एनी सेव्ड अंडर, यहाँ पे इसको हम सबसे पहले रीसेट कर देते हैं, ताकि ये 0 हो जाए वापस से। अब हम बैक आते हैं, ये डिटेल हो गया। 13 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, डॉक्यूमेंट इशूड, इसमें कौन सा डिटेल जाएगा? तो यहाँ पे है इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। सपोज आप एक महीना में टोटल 50 इनवॉइसेस इशू किए, तो यहाँ पे उसका डिटेल्स जाएगा। यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा फ्रॉम सीरियल नंबर, मान लीजिए सीरियल नंबर मान लीजिए 10 से 60 तक था, तो यहाँ 10 से 60, फ्रॉम में 10, टू में 60, टोटल नंबर हो जाएगा यहाँ 50। कैंसल्ड अगर मान लीजिए 5 तो कैंसल्ड हो गया, तो यहाँ 5 लिखेंगे। नेट इश्यूड में हमारा आ जाएगा 45। उसके बाद इसको सेव करेंगे। इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, मीन्स कि सिंपली आप समझिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो होता है उसमें सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ता है। मतलब कि हम अगर कोई ऐसा पार्टी से माल खरीदें जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, लेकिन हम तो रजिस्टर्ड पर्सन हैं, तो हमको सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा उस गुड्स पे, ठीक है। ये पहले था ये नियम, अब कुछ ही कुछ चीज़ में जो है वो रिवर्स चार्ज है, सारा चीज़ में नहीं है। पहले क्या था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर हम माल खरीद रहे हैं तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला जो भी मेरा गुड्स रहेगा या सप्लाई रहेगा, तो उस केस में हमको यहाँ पे डिटेल्स डालना है। पहले क्या होता था कि अगर हम किसी से भी अगर हम माल खरीदे, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो हमको सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारा गवर्नमेंट रिलीफ दे दिया है। तो कुछ चीज़ में जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गया, सिक्योरिटी गार्ड का सर्विसेज हो गया, उस केस में हमको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है और सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ता है। तो उसका डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। रिवाइज्ड इनवॉइस अगर है कुछ चीज़ का, अगर हम मान लीजिए कोई कस्टमर को हम कोई इनवॉइस दिए 36 नंबर और उसमें कुछ चेंजेस हो गया, अगर हम उसको इनवॉइस को अगर हम चेंज करके हम उसको 39 किए हैं, तो वैसा जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ पे डालना है। डेबिट नोट जो भी इशू करेंगे उसका डिटेल्स, क्रेडिट नोट जो है उसका डिटेल्स। रिसीट वाउचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बहुत से लोग इसको इग्नोर मारते हैं, रिसीट वाउचर। इसमें क्या कौन सा डिटेल्स आता है, जैसे कि मान लीजिए आप एडवांस में जो भी मनी रिसीव कर रहे हैं, तो आपको एक मनी रिसीट देना होता है कस्टमर को कि हम आपसे 5 लाख 2 लाख जो भी अमाउंट है वो रिसीव किए। तो मान लीजिए अगर आप महीना भर में अगर आप 5 एडवांस मनी रिसीव करते हैं, तो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि 1 से 5 तक हम वो जो है डॉक्यूमेंट इशूड में यहाँ पे कि हम 5 तक एडवांस मनी, मतलब 5 कस्टमर से हम एडवांस मनी रिसीव किए हैं। तो सरकार को पता रहेगा कि हमको मतलब जो है 5 कस्टमर्स का जो है हमको एडवांस टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करना है। तो ये जो है इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। रिसीट वाउचर इसका डिटेल्स जरूर डालना है। उसी तरह पेमेंट वाउचर है, रिफंड वाउचर है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे केस में नहीं है, किसी का केस में हो भी सकता है। मेनली जो था वो बता दिए। उसके बाद यहाँ बैक कर जाएंगे। डॉक्यूमेंट इशूड हो गया। अब ये 3 और रह गया है। एमेंडेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड। मान लीजिए एडवांस रिसीव जो आप किए उसमें मान लीजिए अगर हमको कुछ चेंजेस करना है, जैसे मान लीजिए अगला पार्टी जो है वो 5 लाख रुपया दिया, गलती से हम 50,000 दिखा दिए, या 5 लाख का गलती से मेरा 50 लाख हो गया, कुछ भी चेंजेस हो उस तरह का, अगर हमको अमेंड करना है, उसको ठीक करना है, तो उसका डिटेल्स हम यहाँ पे डालेंगे। अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। मान लीजिए 10 लाख जो है वो पार्टी हमको एडवांस दिया था, उसमें से हमको 5 लाख का सेल दिखाना था, लेकिन हम गलती से 5 लाख के बजाय 50,000 दिखा दिए या 50 लाख दिखा दिए, कुछ भी दिखा दिए गलती से। तो उस तरह का एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद है लास्ट अमेंडेड B2C अदर्स। B2C अदर्स में किस टाइप का इन्वॉइस जाता था, हम फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। सबसे पहला बात तो वो मतलब कि 2.5 लाख हो या 2.5 लाख से ज़्यादा हो, लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा हो और इंटर स्टेट हो तो वो B2C लार्ज में जाएगा, लेकिन 2.5 लाख से कम हो और इंटर स्टेट हो तो यहाँ आएगा। 2.5 लाख से ज़्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन B2C मतलब विद इन झारखंड है, मतलब विद इन स्टेट है, तब वो डिटेल्स यहाँ पे आएगा। तो उसमें अगर कुछ चेंजेस है, जैसे B2C अदर वाला ये जो टैब था, इसका अगर कुछ चेंजेस करना है, 7 नंबर टेबल का जो कुछ चेंजेस करना है, तो वो 10 में आएगा। अमेंडेड B2C अदर्स
इसमें ये सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको एक बार जनरेट GSTR1 समरी करना है। तो वो कुछ देर आपका टाइम ले सकता है, मैक्सिमम 10 मिनट टाइम लेगा, वो जनरेट हो जाएगा समरी। उसके बाद आप उसको बढ़िया से यहाँ से प्रीव्यू जो है, यहाँ पे ई इनवॉइसेस डाउनलोड डिटेल्स फ्रॉम ई इनवॉइसेस, यहाँ पे एक प्रीव्यू बटन रहता था, वो लगता हट गया है। तो आप यहाँ पे से आप उस जब जी हो सकता है डिटेल्स डालने के बाद आपको दिख भी जाए, तो उसके बाद आपको जो भी डिटेल्स है उसको बढ़िया से आपको केयरफुल्ली सारा को रीड कर लेना, देख लेना कि सारा डेटा सही है या नहीं। सारा डेटा अगर सही है तो ही आप सबमिट में क्लिक कीजिएगा, क्योंकि सबमिट करने के बाद जो है वो जो सारा जो टेबल है वो फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप फर्दर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। और अगर मान लीजिए आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, सारा ही टेबल गड़बड़ है, या मान लीजिए जुलाई का डेटा हम गलती से जुलाई मंथ का डेटा डालना था, हम जून का डाल दिए, अगर उस तरह का कुछ गलती इन्फॉर्मेशन चला गया, तो आप यहाँ पे सबमिट करने से पहले रीसेट में अगर क्लिक कर देंगे तो वो सारा डेटा जो है वो वापस से 0 हो जाएगा। रीसेट बटन पहले नहीं था, बाद में इसको लाया गया है, तो इसका यही काम है। उसके बाद जब आप सबमिट हो जाएगा तब आप फाइल रिटर्न करके OTP वेरीफाई करके इसको आप रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने वीडियो बताया GSTR1 से रिलेटेड, उसमें आपको सारा कुछ समझ में आया हो। अगर आप फिर भी अगर आपका कुछ क्वेरी है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम उसका वापस से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स क्लियर करेंगे। थैंक यू।